Hello everyone, this is Sanjay Yadav. Welcome on our YouTube channel The Genius Foundation. इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर की जो सेकेंड यूनिट की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उसको हम यहाँ इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं और इनके केमिकल पीरियोडिसिटी क्या होती है पीरियड्स में, ग्रुप्स में, और उनके फैक्टर्स अफेक्टिंग जो होते हैं कौन से होते हैं जो इनको अफेक्ट करते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में जो ट्रेंड्स है आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, वो क्या होता है भाई। तो हम पहले भी बहुत सारे जो आपके टर्म्स हैं उनको डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप देख रहे होंगे कि जो लेफ्ट टू राइट अगर हम चलते हैं तो लेफ्ट टू राइट में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है बढ़ रही है, और लेफ्ट टू अगर अप टू डाउन की बात करें, इन द सेंस अगर ग्रुप्स की बात करें तो ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है, दैट इज नीचे से ऊपर जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही है। ठीक है, तो ये तो ही जनरल ट्रेंड्स। ठीक है, सभी लेक्चर्स के शुरुआत में मैं इस ट्रेंड को आपको एक बार बिल्कुल बताता हूँ। ठीक है, जिसमें हम पहले भी हम एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इन टर्म्स को हम बात कर चुके हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को ही आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इस टर्म पे यूज करते होंगे। तो देखते हैं कि ये आपके जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता क्या है। तो ध्यान दीजिए, अगर आपको सपोज मान लीजिए कि कोई ये आपका आइसोलेटेड गैसियस एटम है, इसमें आप इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना चाहते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन को इस एटम से, गैसियस आइसोलेटेड एटम से जोड़ना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि जैसे कि आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए हम क्या करते थे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को हम बाहर खींचते थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो इलेक्ट्रॉन बंद होता है वो क्या है आपका, यहाँ से वो जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। तो सबको होता क्या है एक्चुअली कि जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है इसमें, तो इलेक्ट्रॉन ऐड होने के कारण इसमें कुछ अमाउंट की एनर्जी जो है रिलीज होती है, कुछ अमाउंट की एनर्जी जो रिलीज होती है, तो वही जो एनर्जी है वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो the amount of energy released when an electron is added to the valence shell on an isolated gaseous atom is known as electron affinity. So friends, अगर हम बात करें कि जनरली जो आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एडिशन होगा, दैट इज एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐड होता है किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में, तो वहां पर ये रिएक्शन जो होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, और ये एक्सेप्ट बिहेवियर या एक्सेप्शन शो करते हैं इलेक्ट्रॉन जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो वाले। लेकिन जनरली अगर हम बात करें तो वो ये जो आपका एक इलेक्ट्रॉन का जो ऐड होना है वो आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, और सबको पता होगा कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस में एनर्जी क्या होती है, इमिट होती है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा रिकॉल करूँगा कि यहाँ जब हम आयनाइजेशन एनर्जी डिस्कस करते थे जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को निकालना पड़ता था, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ती थी, हमको इस इलेक्ट्रॉन को खींचना पड़ता था। तो वो आपका क्या प्रोसेस था, इंडोथर्मिक। क्या प्रोसेस था, इंडोथर्मिक। उसमें एनर्जी जो है गेन होती थी, सॉरी, हाँ, एनर्जी जो है गेन होती थी। लेकिन आपका जो है यहाँ पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, तो इस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो वैसे ही यहाँ पर कुछ अमाउंट की एनर्जी जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो रिलीज होती है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जब एनर्जी रिलीज हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि अगर ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो डेली चीज का क्या होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ एनर्जी रिलीज हो गई, तो ये जो प्रोडक्ट की जो दैट इज जो आपकी निगेटिव चार्ज गैसेस एटम में आप ये जो है कन्वर्ट हुआ, तो उसकी जो एनर्जी दैट इज प्रोडक्ट की एनर्जी, आपकी जो एंथैल्पी होगी वो आपके रिएक्टेंट से कम होगी, दैट इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब गेन होती है तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है आपकी, वो आपकी क्या होती है, निगेटिव होती है। क्लियर है भाई, चलिए
तो ये आपको ध्यान देना है थोड़ा सा कि ये जो आपकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो निगेटिव होती है। वो क्या होती है? निगेटिव। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब सेकंड इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करना पड़ेगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करना पड़ेगा, दैट इज सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो वहां पर आपका डेल एच का जो सिनेरियो है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या देना है जनरली कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है एक इंडोथर्मिक प्रोसेस था, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, लेकिन कब? जब एक इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तब। वैसे ही अगर हम बात करें कि तो ध्यान देना कि जैसे कि पॉली निगेटिव एनायन लाइक O-2 N-3 C-4, तो ये तभी हुआ होगा जब दो इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ होगा, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। तो जब एक से ज्यादा आपके जब निगेटिव चार्ज उसमें लगते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका प्रोसेस जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, ये प्रोसेस यहाँ पर इट्स ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ न्यूट्रल एटम इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ इट्स एनायन। इसको मैं आपको डिस्कस करूंगा। इससे पहले हम पहले लाइन को पढ़ते हैं कि ये जो है आपका जब पॉली निगेटिव एनायंस बनते हैं, दैट इज एक से ज्यादा जब नेगेटिव चार्ज आता है तो उस इलेक्ट्रॉन को आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ को गेन करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है। तो इसको भी मैं समझाऊंगा क्यों होता है। क्योंकि सपोज यहाँ पर देखो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस कंडीशन में तो देखो यहाँ पर ये आसानी से ऐड हो जाता है और आपकी जो डेल एच होती है वो निगेटिव होती है। डेल एच निगेटिव, दैट इज ये जो है आपका एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एनर्जी रिलीज किया, ये एनर्जी क्या किया? रिलीज किया। लेकिन जब ये ऑक्सीजन माइनस बन गया, अब आप और इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तभी तो ये जो है 2 माइनस रखे होगा। तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन होना लग जाता है, दैट इज ये अलाउ नहीं करता आसानी से इसको ऐड करना। इसलिए क्या होता है, इसको जोड़ना है अपने को, तो इसको जोड़ने के लिए आपको और एनर्जी देनी पड़ जाती है। एनर्जी जहाँ निकलती थी अब यहाँ पर आपको देनी पड़ रही है, तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है। इसीलिए यहाँ पर जो है आपका ये सेकंड प्रोसेस क्या हो जाएगा, आपका डेल एच इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो ओवरऑल जो आपका जो है ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस इसलिए होती है क्योंकि सेकेंड टाइम जो आप इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं उसके लिए जो एनर्जी आपको देना पड़ता है वो आपके पहले वाले जो निकला है उससे काफी ज्यादा होता है। ठीक है, अब जैसे कि दूसरा टर्म मैं आपको बता रहा था कि ये कोई गैसियस एटम है X, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। X माइनस में कन्वर्ट हो गया। लेकिन X माइनस से हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो तो आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाता है, जिसे हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं। तो इधर से ये फॉरवर्ड रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को दिखाया गया है, लेकिन जब इसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाए तो उसको क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो ये जो आपका आयोनाइजेशन या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एक्स जी है, गैसियस एटम का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा वो बराबर होता है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एक्स माइनस। तो इसके माइनस से ये जो है आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के जो बराबर होता है इसे आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एक्स माइनस। वैसे ही यहाँ पर देखना, एक न्यूट्रल गैसियस एटम है उससे हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वो X प्लस बन जाता है, और इसी X प्लस में हम इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो इसके लिए जो एनर्जी लगती है उसके बराबर हो, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ X इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ X प्लस। ठीक है, तो ये आप दो टर्म्स है आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल में रिलेशन। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग में सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक साइज। तो अभी बार बार ये जो टर्म है यूज हो रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी में भी हो गया आपका, ये एटॉमिक रेडियाई में भी हो गया। तो एटॉमिक साइज का क्या रिलेशन है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, ऑब्वियस सी बात है, जितना बड़ा साइज होगा उसका जेड इफेक्टिव कम होगा, और जेड इफेक्टिव कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को कहाँ रखना चाहेगा, इसीलिए जितना बड़ा साइज उतना ही कम उसके पास इलेक्ट्रॉन को रखने की टेंडेंसी। दैट इज जितना छोटा साइज होगा उसका न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन को उतना ही अच्छा अट्रैक्शन होगा, और इसीलिए जितना छोटा साइज होगा उतना ही ज़्यादा वहाँ पर
उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। इसीलिए जो फ्लोराइड वगैरह है, उनके अपने पीरियड्स में हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करने की टेंडेंसी होती है। ठीक है, वैसे अगर फैक्टर्स अफेक्टिंग हम डिस्कस करें तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो अभी मैं आपको पहले ही बताया कि जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा उसके पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होगी। तो देखिए, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, और जेड इफेक्टिव सबको पता होगा कि पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होता है उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही हाई होता है, और जितना आपका निगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है उतना ही कम आपका जेड इफेक्टिव होता है। दैट इज जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, बट जेड इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू निगेटिव चार्ज। क्लियर है? अब नेक्स्ट फैक्टर की अगर हम बात करें तो इसमें जो है, जैसे हम एक बार बात किए थे कि आयोनाइजेशन एनर्जी में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में क्यों वेरिएशन पाया जाता है, तो वो जो होता है आपका स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फील्ड और हाफ फील्ड ऑर्बिटल। अगर देखो किसी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एलिमेंट्स हैविंग फुल फील्ड या हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी लेस और जीरो, सो these एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी डेल एच इक्विलिब्रियम विल बी पॉजिटिव। ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि सपोज मान लो, मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखो, अगर मान लो यहाँ पर तीनों जो है एक एक इलेक्ट्रॉन रखता है, दैट इज हाफ फील्ड है। फुल फील्ड वाला तो आप आसानी से समझेंगे, हाफ फील्ड वाला अगर समझ गए तो आपको सबको पता होगा कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो है ज्यादा स्टेबल होता है पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल से। ठीक है, तो अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो ये जबरदस्ती हाफ फील्ड से कहाँ चले जाएगा, पार्शियल फील्ड में। तो ये क्यों जाना चाहेगा, ये अपनी स्टेबिलिटी से कोई अनस्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहता है क्या? नहीं जाना चाहता। तो जब आपकी जो फुल फील्ड और हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, इसलिए कभी कभी क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी जीरो होती है। जीरो मतलब ये लेना ही नहीं चाहते इलेक्ट्रॉन को। इसीलिए अगर आपको जबरदस्ती का इसमें ऐड करना है इलेक्ट्रॉन को, तो ऐड करना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, और एनर्जी दोगी जब जबरदस्ती आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश करेंगे, ऑब्वियसली आपको एनर्जी देना पड़ेगा, और चूंकि यहाँ पर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा, इसलिए ऐसे कंडीशन में आपकी डेल एच इक्विलिब्रियम जो है वो पॉजिटिव आती है। दैट इज इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर है? ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करूं तो ये NH2 है, ये NH1 है, ये लीजिए। तो इसमें देखो दो इलेक्ट्रॉन है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन आप दोगे तो आसानी से ये हाफ फील्ड से फुल फील्ड हो जाएगा। तो ये तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करेगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। दैट इज इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ज्यादा होगा NH2 से। वैसे ही अगर बात करें Np2 का, तो यहाँ पर देखो ये जो है दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रख रहा है, और दो इलेक्ट्रॉन रख रहा है, तो इस तीसरा इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो इसमें पार्शियल फील्ड को आपके हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या ऑर्बिटल में कन्वर्ट कर देगा। तो ये आसानी से इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। दैट इज Np2 P2 कंडीशन में P3 कंडीशन के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है। ठीक है, बात करते हैं वेरिएशन इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। तो इसमें आपका जो है सेकेंड वेरिएशन जो होता है पीरियड्स में क्या होता है। ठीक है, तो आप सबको पता होगा कि अगर हम बात करें जनरली तो लेफ्ट टू राइट चलने पर आपकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी जो है बढ़ती है। लेकिन ठीक है, अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर देखना कि लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियॉन, लेकिन यहाँ पर ये जो आपका ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, वो जो है नियॉन जो है कंप्लीटली, देखो यहाँ पर सबसे कम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नियॉन के पास है। क्यों? क्योंकि भैया इसका जो है वैलेंस शेल तो ऑलरेडी 2p6 और ये 2s2, दैट इज इसका ऑक्टेट कंप्लीट रहता है, और ऑक्टेट कंप्लीट रहता है तो ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से ये जो है आपका
इलेक्ट्रॉन को अपनी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा, दैट इज अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये अपने स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाना चाहता, ठीक है। वैसे ही बेरिलियम की अगर हम बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2। तो देखो इसका भी वैलेंस सेल में जो आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, तो कम्प्लीटली फिल्ड है तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो 2p1 हो जाएगा, जो कि ये अपने इस हाई स्टेबिलिटी से लो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, फुल फील्ड ऑर्बिटल से ये पार्सली फील्ड में जाएगा, तो ये बिल्कुल वो नहीं चाहेगा। वैसे ही बोरान की अगर बात करें, सॉरी नाइट्रोजन की बात करें, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 और 2p3। ये 2p3 कंडीशन में जैसे हम पहले बात कर रहे थे, ये पार्शियल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखता है और पार्शियल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखता है, इसलिए ये जब इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ये 3 से 4 हो जाएगा, दैट इज सॉरी पार्शियल फील्ड नहीं, क्या बोल रहा था मैं, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखता है, जिसमें आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये हाफ फील्ड से पार्शियल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि ये अलाउ नहीं करता। इसलिए इसकी जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो निगेटिव आती है, दैट इज ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड भी करते हैं तो ये जबरदस्ती को ये ऐड किया जाता है, दैट इज एनर्जी यहाँ पर दिया जाता है, और इसके लिए जो एनर्जी दिया जाता है इसीलिए प्रोसेस जो है इंडोथर्मिक प्रोसेस है। बाकी आपका जनरल ऑर्डर ये सभी फॉलो करते हैं, ठीक है। बोरान, बोरान के बाद आपका लिथियम आता है, लिथियम के बाद कार्बन, फिर ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन। तो ये आप ऑर्डर आप याद रखेंगे कि ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा वेरिएशन पाया जा रहा है जनरल ट्रेन में, ठीक है। तो अगर हम नेक्स्ट वेरिएशन इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी की अगर हम बात करें तो ग्रुप्स में देखिए क्या होता है, ग्रुप्स में ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ता है, और साइज बढ़ने के कारण जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ कम होता है, तो इनका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी जो है कम होती जाती है। लेकिन अगर हम बात करें थर्ड पीरियड और सेकेंड पीरियड में, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है ऊपर से नीचे जब आ रहे हैं, जैसे कि हम इसको ये 2p वाले जोन को ले लिए, ठीक है, या फिर सॉरी सेकेंड पीरियड वाले ले लिए, और यहाँ पर हम थर्ड पीरियड वाला ले लिए, तो ऊपर से नीचे अगर आते हैं तो साइज बढ़ना चाहिए थर्ड पीरियड का, तो साइज तो बढ़ता है, लेकिन वहाँ पर जो है इनमें वेरिएशन क्यों पाया जाता है, थर्ड पीरियड वाली की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी जो है वो सेकेंड से क्यों ज़्यादा होती है। तो इसको समझते हैं अपन, जैसे कि देखो यहाँ पर फ्लोरीन, फ्लोरीन जो है आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट वैलेंस शेल का 2s2 2p5, वैसे ही 3s2 3p5। तो होता क्या है, ये देखो फ्लोरीन और ये है आपका क्लोरीन, साइज बड़ा, तो यहाँ पर ये इतना छोटा हो जाता है फ्लोरीन कि यहाँ पर और भी तो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 9 है, तो 9 इलेक्ट्रॉन तो और है ना यहाँ पर, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ही ज़्यादा रिपल्सन करना चालू कर देते हैं, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर बहुत बढ़ जाती है, ठीक है, जिसके कारण इनमें रिपल्सन होना चालू हो जाता है, और रिपल्सन होना चालू हो जाता है तो ये उतने अच्छे से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाता जितना अच्छा क्लोरीन करता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये बोलूँ कि क्लोरीन के पास इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए उतना सफिशिएंट स्पेस नहीं है, लेकिन क्लोरीन बोलता है कि भाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो मेरी भी हाई है, दैट इज इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी तो मेरे पास भी है, लेकिन अच्छी बात क्या है कि मेरे पास पावर के साथ साथ खाली जगह भी है, खाली जगह है, दैट इज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन कम होता है, दैट इज आपका जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन कम होता है, और इसके कारण जो है ये इलेक्ट्रॉन को गेन करना ज़्यादा गेन करने की ज़्यादा टेंडेंसी होती है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। तो ऑर्डर क्या होता है, तो जनरली आपको ऊपर से नीचे तो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होना चाहिए, लेकिन क्लोरीन और फ्लोरीन में वेरिएशन होता है, आप ध्यान रखेंगे, दैट इज थर्ड पीरियड वाले का जो है सेकंड पीरियड से ज़्यादा आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, देन सेकंड पीरियड, देन आपका फोर्थ पीरियड, देन फिफ्थ पीरियड, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि फ्लोरीन का क्लोरीन से कम होता है। वैसे ही अगर सल्फर और ऑक्सीजन की बात करें तो आपके ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन के बाद सल्फर आता है, सल्फर के बाद आपका सेलेनियम आता है, ठीक है।
तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन और सल्फर में सल्फर का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होता है ऑक्सीजन से, ठीक है। तो इसमें देखिए जनरल ऑर्डर क्या होगा, सल्फर का सबसे ज़्यादा होगा ऑक्सीजन से, और नाइट्रोजन और फास्फोरस में किसका ज़्यादा होगा, फास्फोरस का। तो जनरल अगर ऑर्डर बात करें तो लेफ्ट टू राइट बढ़ता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो यहाँ पर नाइट्रोजन से ज़्यादा था लेकिन फास्फोरस का होता है, तो फास्फोरस से ज़्यादा किसका होगा, ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन से ज़्यादा किसका होगा, सल्फर का। तो अगर सल्फर, ऑक्सीजन और फास्फोरस और नाइट्रोजन में अगर आपको कंपेयर कराए तो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर ये होता है। वैसे ही आप सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर सिलिकॉन, कार्बन, फास्फोरस और नाइट्रोजन में पाया जाएगा। नाइट्रोजन का कम होता है फास्फोरस से, और फास्फोरस से ज्यादा होगा आपका कार्बन का, और कार्बन से ज्यादा होगा आपका सिलिकॉन का, ठीक है। नाइट्रोजन और फास्फोरस जो होते हैं लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ड्यू टू स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, और इसको हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। सॉरी, कहाँ पर डिस्कस किए, यहाँ पर हम वेरिएशन देख रहे थे जब फैक्टर ऑफ इफेक्टिव में हाई स्टेबिलिटी और लो स्टेबिलिटी वाले जो आपके हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल है उनकी बात कर रहे थे। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। देखिए तो क्वेश्चंस में हम देखिए यहाँ पर विच अरेंजमेंट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विथ नेगेटिव साइन ऑफ द गिवन एटॉमिक स्पीसीज। तो अभी हम पढ़ के आए कि भैया क्लोरीन और फ्लोरीन में क्लोरीन का ज़्यादा होता है फ्लोरीन से, तो तुम तो नहीं होगे। इसमें सही दिख रहा है, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन फिर फ्लोरीन, तो ये वाला सही हो सकता है। वैसे ही यहाँ पर देखो क्लोरीन का सबसे कम दिखा दिया है, तो भैया ये तो हो ही नहीं सकता कि क्लोरीन का कम हो फ्लोरीन से और फ्लोरीन का कम हो सल्फर से। यहाँ पर देखिए क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन से तो ज़्यादा होता है, लेकिन ऑक्सीजन से कम होगा क्या, नहीं होगा। तो ये एक कॉमन सा क्वेश्चन था कि क्लोरीन का सबसे ज़्यादा होगा सबसे ज़्यादा होता है फ्लोरीन से, और फ्लोरीन का ज़्यादा होता है आपका सल्फर से, और सल्फर का ज़्यादा होता है ऑक्सीजन से। ये वही वाली तो बात हुई, ऑक्सीजन के बाद कौन आता है, फ्लोरीन, और ऑक्सीजन वाले ग्रुप में नीचे कौन आता है, सल्फर। वैसे ही आपका फास्फोरस के नीचे कौन आता है, क्लोरीन। तो यहाँ पर ये सेकंड पीरियड का, ये थर्ड पीरियड का, तो थर्ड पीरियड वाले का सेकंड पीरियड से ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसलिए क्लोरीन का ज्यादा होता है फ्लोरीन से, और सल्फर का ज्यादा होता है ऑक्सीजन से। क्लियर है? तो उस कंडीशन में आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर सल्फर से ज्यादा होगा फ्लोरीन का, देन फ्लोरीन का ज्यादा होगा क्लोरीन से, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। वैसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर रहे हैं, तो O2 माइनस बढ़ रहा है, तो ये डेल Eg जो है पॉजिटिव में आया है, देखिए 603 किलो जूल पर मोल। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, और जब पॉलीनेगेटिव आयन बनता है तो वहाँ पर इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो द पॉजिटिव वैल्यू फॉर डेल Eg इज ड्यू टू, तो ये पॉजिटिव वैल्यू क्यों आया है, इंडोथर्मिक प्रोसेस क्यों हुआ है, इसको यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए एनर्जी इज रिलीज्ड टू एड 1 इलेक्ट्रॉन टू O-1। अरे O-1 में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो एनर्जी रिलीज होती है क्या, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन होता है, तो आपको उसको और ऐड करने के लिए एनर्जी देना पड़ता है, ना कि रिलीज होता है। वैसे ही सेकंड ऑप्शन है एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू एड 1 इलेक्ट्रॉन टू O-, ये सही लग रहा है। और देखते हैं ऑप्शन क्या है, एनर्जी इज नीडेड टू एड 1 इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन, बिल्कुल गलत। क्यों, क्योंकि जब ऑक्सीजन न्यूट्रल रहता है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो क्या होता है भाई, निगेटिव होता है, वहाँ एनर्जी रिलीज होती है, तो ये भी गलत है। नन ऑफ दिस इफेक्ट अबो इज करेक्ट, नहीं। सेकंड जो आपका देखो यहाँ पर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू एड 1 इलेक्ट्रॉन टू O-, O- में इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए एनर्जी जरूरी लगती है, और वो एनर्जी जो है आपकी रिलीजिंग एनर्जी से ज़्यादा हो जाती है, इसलिए जो है आपके डेलेज जो है, टोटल डेलेज जो है वो पॉजिटिव आ जाता है। समझ आ रहा है क्या भाई? आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें यहाँ पर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन विल हैव लिस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कौन से ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है बहुत कम होगी, सबसे कम होगी। तो देखिए यहाँ पर ये N-P5 है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करके आसानी से अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकता है।
तो ये तो बहुत आसानी से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर हमको सबसे कम पूछा है, तो NH2 NP2 ये भी आपका जो है पार्शियली फिल्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसमें, तो ये पार्शियली फिल्ड से हाफ फिल्ड हो जाएगा, दैट इज स्टेबल हो जाएगा। तो ये भी बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, दैट इज इसकी भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है हाई होगी। यहाँ पर देखिए NP4 से NP5 इनमें जो है आपका इलेक्ट्रॉन गेन करने से उतनी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि पार्शियल टू पार्शियल ही फील्ड रहेगा। लेकिन ये जो आपका इसका जो लास्ट सेल है उसमें आपका पी सब सेल जो है हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड में जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे और तो हाफ फील्ड से पार्शियली फील्ड चले जाएगा, जो कि ये बिल्कुल अलाउ नहीं करता, दैट इज ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। तो सबसे कम जो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो किसकी होगी, इस आपके जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की होगी। क्लियर है? सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहे थे अपन, इसके डिफरेंट फैक्टर्स थे, और इन फैक्टर्स में यहाँ पर हम कवर किए जो है जेड इफेक्टिव, साइज, इन सब का क्या इफेक्ट पड़ता है, हाफ फील्ड, फुल फील्ड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।